नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमें ज्वाइन करिए हमारी आज की मार्केट एक्सपर्ट वीएलए अंबाला मैम, जो कि सेबी रजिस्टर्ड आरए हैं और फाउंडर हैं स्टॉक मार्केट टुडे की। अंबाला मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच नेहा जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स। जंग का माहौल जारी है, ईरान, अमेरिका, इजराइल। हम देख रहे हैं किस तरीके से पूरी दुनिया पर इस जंग का आप देख रहे हैं असर पड़ रहा है। सिर्फ यही देश नहीं और सब लोग जो एसोसिएटेड हैं। हमने सोमवार को जो शुरुआती कारोबारी हफ्ते की शुरुआत हमने देखी, उसमें हम कहेंगे कि मार्केट में गिरावट ही गिरावट की सुनामी देखने को मिली। तो ये गिरावट का दौर अब आगे कैसे रहेगा? साथ ही में हमने देखा कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उनमें भी स्पेशली जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद हमने देखा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में उछाल आया है। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो प्राइसेस की वॉलेटिलिटी है वो भी बनी रहेगी, क्योंकि ये अभी बंद रहने वाला सिचुएशन सुधरती हुई नियर टाइम में अभी दिख नहीं रही है। लेकिन जो एक मेन सवाल है अंबाला मैम हमारे व्यूअर्स के मन में, वो ये है कि क्या बॉटम बन गया है? क्या अब जो गिरावट का बॉटम है, क्योंकि इस समय जो बाय ऑन डिप का वेट कर रहे थे लोग, ये वक्त आ गया है, अभी और डिप आना बाकी है। नेहा जी, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका कि बॉटम बन गया है क्या, एंड नोबडी नोज कि बॉटम बना है या नहीं। और ये जितनी जल्दी आप ये सच पहचान लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको कि बट दिस इज द ट्रूथ, नोबडी नोज वेयर इज द टॉप, वेयर इज द बॉटम, बट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन ट्राई टू बी लिटिल एक्यूरेट, क्लोज टू बॉटम और नियर टू टॉप। यही प्रोबेबिलिटी को आपको चेस करना है। And one more thing, this is the half answer. The full complete answer is whenever you are buying, just try to analyze one more thing. When you are putting your money at that point or averaging whatever it is, how much more decline is possible according to your view, or whatever, or whomsoever you are following. According to that, if that decline you are able to digest, it is the bottom. If you are not able to digest, that's not bottom for you at least. So क्योंकि हर किसी के इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्क एपेटाइट सबके अलग अलग होते हैं, एंड बस ये एक बहुत ही सटीक सा जवाब है जो मैं इसको आपको दे सकती हूँ। सो नाउ आई एम कमिंग टू द पार्ट कि क्या ये बॉटम है या नहीं। इफ यस, हाउ टू हैंडल इट, एंड इफ नॉट, हाउ टू हैंडल इट सिंपल वे में। तो निफ्टी अभी आपका 24,028 पर आज के मार्केट में क्लोज हुआ है। टुडेज लो वाज क्लोज टू 23,650। आई एम जस्ट टेकिंग अ राउंड फिगर, थोड़ा 2-3 पॉइंट का फर्क है। अब इस कंडीशन में आपको ये एनालाइज करना है कि मेरी नजर में ये बॉटम नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट आई एम नॉट सेइंग कि नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए कोई पुल बैक मूवमेंट नहीं होगा। देयर इज अ चांसेस 24,500 and 24,650 आर द पॉसिबल टारगेट फॉर द अपसाइड मूवमेंट, जो कि यानी 2% के लगभग 2.5 से 3% के अपसाइड मूवमेंट जो है निफ्टी के चार्ट पर पॉसिबल है। सो विद बैंक निफ्टी। नाउ अगर आप डाउन साइड के लिए देखेंगे, इट्स अ कंडीशनल व्यू। अगर आपकी जो INR है 92 के नीचे नहीं आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए दोबारा से जब भी निफ्टी आपका 23,600 तोड़ता है, तो डाउन साइड के लिए 23,000 एंड 22,200 के आसपास के भाव ओपन होते हैं, बट वो होगा एक बहुत बढ़िया बॉटम। तो मतलब उसको मैं कह सकती हूँ कि वो बॉटम है, आज नहीं है। तो अगर आपके लिए अब इसको हमें ये एनालाइज करना है कि क्या हमें इस मार्केट में जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, देखिए निफ्टी का लगभग 10% का डिक्लाइन आ चुका है। लेट मी टेल यू वन मोर टाइम कि 26,000 राउंड फिगर 26,300 से हम लोग ऑलरेडी 23,600 650 आज आ गए हैं। सो इट इज क्लोज टू 10%। इंडेक्स पर 10% का सिप करना बुरी बात नहीं होती, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। इसको एनकैश करो। नंबर से समझोगे तो आपको पेन कम होगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी, इसलिए मैं नंबर समझा रही हूँ। नाउ फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ से गिरावट और होती है, मान लीजिए कि आप यहीं पे खरीदा आपने और यहीं से गिर गई मार्केट, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, अब उसको एक बार गेज करते हैं। अभी है आपका निफ्टी 24,000 पर राउंड फिगर। हद से हद मैंने क्या बात की है कि 22,000 आ सकता है, 22,200 आ सकता है, उससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं लगती नेहा जी किसी भी कंडीशन में, और वो सिर्फ 8.5% है। विल यू बी एबल टू हैंडल दिस 8.5% डिक्लाइन ऑन योर पोर्टफोलियो? इफ योर आंसर इज very much yes, this is the time to accumulate.
अब इसमें एक्यूमुलेशन आपको वो करने चाहिए वो, और एक बात याद रखिएगा कि 22,200 एक्सट्रीमली लेवल है। मतलब वहां से अगर आपने नहीं खरीदा तो जो और ज्यादा स्मार्ट लोग हैं, बड़े हैंड्स, जो बिगर हैंड्स है, वो लोग तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। नाउ अगर आप 24,000 के पास कुछ खरीदना चाहें, मतलब जब आपका बैंक निफ्टी 56 पर आ गया है, आपका निफ्टी 24,000 पर आ गया है, तो क्या यहाँ पर हमको खरीदारी करनी चाहिए भी या नहीं? करनी चाहिए। स्टॉक ऐसे ढूंढो जो कि इस अप ट्रेंड की रैली में अभी दबे कुचले पड़े हों, या फिर ऐसे स्टॉक जो कि कभी गिरते नहीं है, इन जनरल मजबूत स्टॉक है और इस मूवमेंट में गिर चुके हैं। जस्ट टू नेम सम, भारती एयरटेल, कोटक बैंक, देन आपका HDFC बैंक एंड देन रिलायंस। ये तो निफ्टी के हेवी वेट्स हैं, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड आपको कोल इंडिया जैसे कुछ स्टॉक्स हैं, थोड़े से डिफेंसिव नेचर में, मैनका एंड ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स आप फाइंड कर सकते हैं। इस पूरे मार्केट में जो नैरेटिव बने हैं, उस नैरेटिव में आप कुछ डिफेंसिव अप टू सर्टेन परसेंटेज 5 to 10 अकॉर्डिंग टू योर एपेटाइट, आप कुछ डिफेंस के स्टॉक्स भर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन वेरी वेल प्लान योर इन्वेस्टमेंट नाउ। तो ये शफलिंग का टाइम तो है ही, आप थोड़ा सा रीबैलेंसिंग चाहे तो कर सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज यहाँ से 8.5% से ज्यादा निफ्टी नहीं गिरते हुए दिखती एनीवेज। एंड जब हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो स्टडी करना जरूरी होता है, तो जब हम ये बात कर रहे हैं तो आप ये समझे कि 22,200 आते आते इट विल बी लाइक 15 से 16% मैनेजेबल है, और करंट जो एंट्री करेंगे उनके लिए लगभग 8.5%। ओके, जो करंट एंट्री करेंगे आप कहेंगे रिस्क 8.5% का आपके हिसाब से हो सकता है, और बाकी 15 से 16%। मैम, आपने बात करी कि इस टाइम पे किन स्टॉक्स में आपको आपके हिसाब से मौका दिख रहा है। आपने कुछ स्टॉक्स नेम भी करे, भारती, कोटक, HDFC, कोल इंडिया, ल्यूपिन एंड सम डिफेंस स्टॉक्स। हम थोड़ा सा क्या इस पर चर्चा कर सकते हैं कि इस वक्त जो करेक्टिव मतलब, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये इस समय कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस समय बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स पर हैं जिनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो कैन यू लिटिल बिट इलैबोरेट ऑन दैट कि अगर भारती में, एयरटेल में इन्वेस्ट करना है तो लेवल्स क्या रहेंगे, और कहां तक अगर डिप आया तो जा भी सकते हैं, एंड लिटिल बिट इन डिटेल विद द लेवल्स। तो नेहा जी, देखिए वही बात है कि पहले हमको ये स्टडी करना है, ये आप सबके काम आएगा, जो भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप इसको नोट डाउन करिए। हमेशा ये चेक करिए कि जब आपका इंडेक्स 1 पॉइंट की मूवमेंट करता है, बी इट अपसाइड और डाउन, जब भी आपका इंडेक्स 1 पॉइंट की मूव करता है, योर स्पेसिफिक स्टॉक विच यू आर एनालाइजिंग, वो कितना मूव करता है, 1.2, 1.5, 1.2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, जितना ज्यादा वो मूवमेंट करता है, यानी निफ्टी ने अगर 1 रुपए दिया है, उसने आपको 1.5 दिया है, तो वो 1.5 गुना हाई बीटा है उसका। अगर निफ्टी ने 1 रुपए दिया, उसने 2 रुपए दिया है, तो वो 2x बीटा वाला स्टॉक है। ये एनालाइज आपको करना है कि वोलेटिलिटी आपके स्टॉक की कितनी है। डन। अब ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप, क्योंकि हम इस मेथड को यूज करेंगे अभी जैसे भारती एयरटेल, हमने निफ्टी की बात की थी कि 26,300 वगैरह के आसपास जाकर के अभी गिरा है, तो लगभग 0.9% की गिरावट पर बैठा हुआ है। भारती एयरटेल आज जब हम देख रहे हैं, अभी की रिसेंट के टॉप से बात करेंगे सिर्फ, ये 15% गिरा है लगभग। सो इट इज 1 पॉइंट, ये 1.5 गुना वॉलेटाइल है। कहने का मतलब कि अगर आपका एक राउंड फिगर, जस्ट मैं आइडिया के तौर पर आपको समझा रही हूँ, एंड इट इज अ वेरी वेरी वेरीफाइड मेथड। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका इंडेक्स यहाँ से 8.5% गिरता है, तो ये हद से 12% लगभग गिर सकता है। हैविंग सेड ऑल दैट, अभी ये आ गया है भारती एयरटेल 1860 के पास में, 1865 के रेंज में। आपकी इन्वेस्टमेंट इससे ज्यादा डिक्लाइन नहीं लगती मुझे। 1600 आप मतलब 16 से 70 के नीचे मुझे जाते हुए किसी भी एंगल से भारती एयरटेल नहीं लगता, और अगर गया तो लोग इसको खरीदेंगे। आप नहीं खरीदेंगे तो म्यूचुअल फंड हाउस तो खरीदेंगे। दैट लिक्विडेटिव लेवल इट विल बी। सो आपकी इन्वेस्टमेंट का इतना डिप पॉसिबल है कि आप इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। किसी छोटे स्टॉक में उतना रिस्क लेने से बेहतर लार्ज कैप स्टॉक में आज की मार्केट की कंडीशन को देखते हुए लेना ये रिस्क ज्यादा बेटर है, क्योंकि इनमें स्टेबिलिटी आपको दिखेगी। सो करंट प्राइस पर लेने लायक है। वन थिंग, डाउनसाइड मैक्सिमम पॉसिबल यहाँ पर आपको 1680 से ज्यादा नहीं लगती, एंड दैट लेवल विड बी लाइक कि आपको थोड़ा एडिशन करना चाहिए। नाउ इन्वेस्टमेंट की बात करें, मैं ट्रेड की बात आज अभी नहीं कर रही, क्योंकि मार्केट ट्रेड वाली नहीं है। यहाँ से जो पॉसिबल टारगेट होंगे बेयर मिनिमम, इट विल स्टार्ट विद 2080, 2080 से तो पहला टारगेट इसका शुरू ही होगा, एंड इट मे एक्सटेंड अप टू 2350 का।
और ये लगभग 25% की गेन है फ्रॉम द करंट प्राइस. सो वी आर टेकिंग लाइक 12% रिस्क विद द एडिशन व्यू कि हम एवरेज करेंगे एंड अपसाइड हम 1.2x यहाँ पर 2 टाइम्स इसका चेज कर रहे हैं. तो ये हो गया आपका भारतीय एयरटेल. इसी तर्ज पर आप अपने सारे स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं. बहुत बेसिक बट बहुत ही रिलायबल मेथड है. अब बात करते हैं एक बार रिलायंस की. रिलायंस मुझे तो बहुत अच्छे से याद है नेहा जी कि मैंने 1320 भी बोला था, 1350 भी बोला था खरीदना चाहिए. आई मेड अ स्पेशल वीडियो, स्मॉल क्लिप कि अगर निफ्टी 24,300 आ जाए तो क्या क्या खरीदना है. मतलब मस्ट बाय कैटेगरी वाले स्टॉक में इसको भी रखा था, भारतीय एयरटेल को भी रखा था. सो अभी आ गया 1420 पर, आज भी खरीदने लायक है एंड अप टू 1250 तक भी इसको खरीद सकते हैं. सिंपल व्यू, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग स्टॉप लॉस आप इसमें वैल्यू एक्यूमुलेशन करने की कोशिश करिए. 1. सेकेंडली, व्हाट आर द पॉसिबल टारगेट. आराम से इसमें आपको मैंने आराम से ही बोला है, आराम से आपको इसमें 1540 से लेकर के 1600 देन 1850 के भाव दिखेंगे. अब ये टारगेट 3 फेज पे मैंने इसलिए रखा है कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हो लेस देन 3 मंथ तो आप 1540 चेस करो. अगर आप वो दिसंबर तक के टारगेट चेस कर रहे हो तो आप 1600 को चेस करो. लेकिन अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहे हो तो 1850 भी आप चेस कर सकते हो. और डाउनसाइड कितनी पॉसिबल है, आपको 1250 तक ही इसमें एक मौका मिलेगा ऐड करने का. स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 1100 का मेंटेन करना है. सो अभी अब चलिए, जो मैंने आपको मेथड दिया था कि हम ये चेक करने के लिए कि स्टॉक कितना वोलेटाइल है, तो ये देख लीजिए कि रिलायंस जैसा स्टॉक जहां पर निफ्टी आपका 10% गिर रहा है, रिलायंस जैसा स्टॉक 2x गिरा है, 20%. तो आप रिलायंस को ऐसे ही नहीं कि रिलायंस हमेशा स्टेबल है. अब रिलायंस थोड़ा वोलेटाइल है, पहले नहीं था, अब है. तो आप उसी हिसाब से पहले रिलायंस को 2-3-4% मूवमेंट करना बड़ी बात होती है. नाउ इट्स अ कॉमन थिंग टू इट. सो इसीलिए इन्वेस्टमेंट वाइजली प्लान करिए. ओके, तो मैम भारतीय एयरटेल रिलायंस की बात हो गई, आपने कोटक भी जिक्र किया था, तो कोटक पर आपका क्या व्यू है? कोटक बैंक देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा बैंक है. 3000 से अभी तो स्प्लिट हो गया, 386 के आसपास में है. 270 मैक्स है, इससे नीचे नहीं जाता हुआ लगता है किसी भी एंगल से. एंड दिस रेंज लाइक 370 to 385 इज द बाइंग जोन फॉर दोज पीपल हु आर रेडीली जो खुश हैं, चाहते हैं कि 6 महीने हमको कोटक बैंक को कम से कम होल्ड करना है, उनके लिए ये रेंज अच्छी मानी जाएगी इन माय ओपिनियन. पॉसिबल टारगेट यहाँ पे 400 to 430 बेयर मिनिमम होंगे. इसके बाद आपको निफ्टी बैंक को देखना है कि वहां पर क्या 60,000 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है. अगर आ जाता है तो अपनी कोटक की इस पोजीशन को होल्ड करना, बिकॉज इसके बाद इसमें 470 के भाव आएंगे. एंड आज के इन्वेस्टर या जो आज इस मार्केट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल आराम से ध्यान से सुने. मार्केट इज जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, जितना जोर से दबेगी उतनी ही जोर से उछलेगी. एंड इट इज मतलब जितना बड़ा डिप होगा उतनी ही ज्यादा वो दूर उछल के भागती है. अभी क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक बुल रन ही चल रहा था, ये अभी कुछ मार्केट में बेयर कट आया नहीं है, लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज हैं कि हद से हद हमने बता दें कितनी मार्केट गिर सकती है. एंड दिस इज द टाइम वेयर यू सीरियसली थिंक ऑफ बेयर मार्केट में ज्यादा पैसा बनता है ना कि बुल में. तो बेयर मार्केट के इन्वेस्टर ज्यादा पैसा बनाते हैं, ROI उनको ज्यादा मिलती है. बिल्कुल, बिगेस्ट मनी इज मेड इन द बेयर मार्केट, ये तो बहुत ही फेमस सेइंग है. तो ये तो हो गई कोटक की बात. अब बैंक निफ्टी में भी निफ्टी से ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है. तो ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी की बात करें, क्योंकि आपने HDFC बैंक का भी नाम लिया है, अपनी जो लिस्ट आप कह रहे हैं अभी वॉच लिस्ट, तो क्या व्यू रखेंगे आप? बैंक निफ्टी में कल मतलब 2-4 दिन का भी अगर देखना है तो जो आज की कैंडल का लो एंड हाई है, उसी को हमको बेंचमार्क के तौर पर ट्रेड के प्रोस्पेक्ट से देखना है. सो देखिए, इंडेक्स आपको सिर्फ ये इंसाइट देते हैं कि किधर की ट्रेड प्लान करनी है शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से. लॉन्ग टर्म का भी इंसाइट्स आपको मिलते ही हैं, बट अभी के लिए आपको ये देखना है कि अगर बैंक निफ्टी कल के दिन में, मोस्ट लाइकली है वैसे, कल के दिन में अगर आप इसने 56,150 यानी आज का जो लगभग हाई है इसके ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है इंट्राडे में, तो आप अपसाइड के लिए आराम से 1000 पॉइंट से लेकर के 2500 पॉइंट की 1000 पॉइंट से लेकर के यानी 57,000 से लेकर के 57,500 की अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं. नाउ अगर इसने कल के दिन में अपना लो तोड़ा, जो कि आज का लो बना हुआ है, लेट मी जस्ट बी स्पेसिफिक 55,270 का लो है आज का. अगर ये ब्रीच हुआ तो सेल ऑन राइज के व्यू को ट्रेड करो और
कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हैव टू। और फिर आप 55,000 से लेकर के 54,500 की तैयारी में लग जाइए, उसी हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करिएगा। बट दिस इज द टाइम जहां पर आपको अपसाइड इज लाइक मैक्सिमम अपसाइड 3.5% की ओपन है। डाउन साइड अगर आप देखेंगे तो 54,500 के आसपास तक है बस। तो यहाँ पर अभी आप बीच में है, तो वाइजली ट्रेड प्लान करेगा। लेट मी रिमाइंड वन मोर थिंग टू यू ऑल, इंडिया विक्स बहुत ऊपर है। अगर आप कोई भी पोजीशन लेके जाने की प्लान कर रहे हैं, आपके प्रीमियम 3 गुना प्राइस पर आपको मिल रहे हैं, आपके जो स्पॉट चार्ट्स के, जो आपके स्ट्राइक चार्ट्स है। तो अगर सर्टेन नहीं हो अपने ट्रेड के बारे में तो कुछ भी कैरी मत करना, और जहां तक हो सके हेज कैरी करना। चलिए, ये हो गई बहुत अच्छी आपकी ट्रेड टिप। अब मैम बहुत सारे सवाल आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स के। पीयूष पराशर जी आपसे जानना चाह रहे हैं कि प्राज इंडिया इन्होंने खरीदा है 312 पर, प्राज इंडस्ट्रीज। Yes. और शॉर्ट टर्म के लिए कह रहे हैं बीसीसीएल भी खरीदा है करंट मार्केट प्राइस पर, तो दोनों पे आप क्या गाइड करेंगे? प्राज इंडस्ट्रीज होल्ड कर सकते हैं 350-400 के टारगेट के लिए, एसएल होगा इसमें 270 का। एंड भारत कोकिंग कोल दैट इज बीसीसीएल, जो अभी अपने करंट मार्केट में खरीदा, एनर्जी को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली आपने इसको ये बेट ली है। तो बट ये शॉर्ट टर्म बेट नहीं हो सकती, मतलब इन माय ओपिनियन दिस इज समथिंग। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि ये 100% प्रीमियम पे लिस्ट हुई थी कंपनी, और उस लिस्टिंग के बाद से अभी तक इसमें जो डिक्लाइन है वो अप टू 30% का ही आया है। तो अगर वापस इसने नीचे के भाव को तोड़ा तो मैं देख पा रही हूँ कि 27 रुपए 25 रुपए के आसपास आना है इसको। मैं वहां पर खरीदने में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि इसमें वैल्यू तो है, बट प्रीमियम लिस्टिंग जितनी हुई थी उसके हिसाब से इन माय ओपिनियन थोड़ा सा और डिक्लाइन आएगा, विच इज लाइकली टू एक्सटेंड अप टू 25 और 27 रेंज। अभी जब हम आज बात कर रहे हैं इट इज 32.40, तो मैं थोड़ा सा और वेट करूंगी और वैल्यू बाइंग री इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी तो आईपी एप्लीकेशन के लिए बोला ही था। बीसीसीएल पर अभी मैम कह रही कि और डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। स्वरूप नंदी जी हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं मैम आपसे कि आईआरएफसी पर इनका सवाल है और आरआर केबल पर। तो आईआरएफसी इन्होंने खरीदा हुआ है 155 पर, और आरआर केबल इन्होंने खरीदा है 1500 पर। दोनों में कह रहे हैं कि काफी मतलब क्या ऐड कर सकते हैं अभी, और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? आईआरएफसी में तो ऐड कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज मत देखिए। अच्छा नेहा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एवरेज करते करते देयर शुडंट बी एनी पॉइंट इन टाइम, अगर आपका इन्वेस्टमेंट वाला भी पोर्टफोलियो है और आपका स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मैं एक नॉर्मल फिनोमेना फॉलो करती हूँ कि आपके पोर्टफोलियो का अप टू 10% से ज्यादा कभी भी वो इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए और वो स्टॉक नहीं होना चाहिए। तो एवरेज करते करते इतने एवरेज मत हो जाओ कि आप ओवरवेट हो जाए। तो प्लीज बी वेरी कॉशियस विद इट, ठीक है? तो उतना ही करो जितना मैनेज कर सकते हो, डाइजेशन होना चाहिए। वेल आईआरएफसी 97.50 पर है, इट इज बायेबल, फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। और रही बात कि इसमें पॉसिबल डाउनसाइड की भी आपको एनालिसिस करनी होगी कि अगर हमने आज बाय किया तो कहाँ तक जा सकता है, 90 रुपए भी जा सकता है, और शायद अगर जिस दिन खराब दिन आता है तो 1-2 दिन में भी हो जाता है वो चीज। तो 90 की तैयारी रखिएगा कि अगर 90 के नीचे क्लोज करें फिर थोड़े समय के लिए चाहे तो छोड़ दे, दोबारा एंट्री बनाएंगे, शायद यही भाव मिलेंगे लेकिन बेहतर प्रोबेबिलिटी के साथ मिलेंगे। ऑलराइट, तो आप फिलहाल बाय कर सकते हैं। इसमें जो पॉसिबल टारगेट मुझे दिख पा रहे हैं, इट शुड बी लाइक 107 एंड 125 आईआरएफसी। नाउ दूसरा स्टॉक है इनका आरआर काबिल, जो कि वैसे तो ये मेरी रिकमेंडेशन में रहा है, टारगेट वगैरह 1560 का था, थैंक गॉड हिट हो गया, उसके बाद हो रहा है जो भी हो रहा है। चलिए 1500 पे खरीदे। हाँ, तो 1500 वेल अभी देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा खासा स्टॉक है ये। अगर आप इसको आज होल्ड कर जाएं, तो आज हम मार्च में बैठे हैं, मार्च 2026 में बैठे हैं, दिसंबर होते होते 1640 का तो भाव आना ही चाहिए, मतलब इट्स वेरी पॉसिबल। और दूसरा जो टारगेट है, क्योंकि इंडस्ट्री में जब सब कुछ सुधरेगा, इसका कुछ खराब नहीं हुआ इस स्टॉक का, ये मार्केट वीक है इसलिए थोड़ा इस पे इफेक्ट आ रहा है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। तो 1800 के आसपास तक आप इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई दोनों आईआरएफसी और आरआर काबिल की बात। अब संजीव राय जी हैं, कह रहे हैं मैम मेरे पास सात्विक ग्रीन 424 पर है और जियो फाइनेंस 305 पर। कह रहे हैं कि एक ईयर का मेरा व्यू है, कह रहे हैं होल्ड करें, एवरेज करें या एग्जिट करें? कौन सा स्टॉक है? सात्विक ग्रीन 424 पर इन्होंने लिया है।
मुझे मिल नहीं रहा है, इसको स्पेल कर सकते हैं प्लीज? SAATVIK। अभी ठीक है, मिल गया। और कितनी की बाइंग है इनकी? 424 की मैम। ऑलराइट, 333 पर चल रहा है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। वैसे मैं कंपनी पता नहीं, मैं इसको बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ वैसे। एनीवेज, आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस तो फिर भी रखना चाहिए। मतलब आपकी बाइंग ऊपर की है, बट दिस इज द प्राइस। अगर आपने आज नहीं काटा तो ये शायद 200 सवा 200 भी जाएगा। तो जस्ट मेंटेन आवर स्टॉप लॉस एट 301। नो 310, 310, 310 पर आपको मेंटेन करना है। 333 अभी चल रहा है। एंड जब भी रिबाउंड आ जाए निकल जाइएगा। ओके, आप कह रहे रिबाउंड पे सात्विक गेन से निकल जाएं। 310 का स्टॉप लॉस है। जियो फाइनेंस इन्होंने खरीदा हुआ है संजीव राय जी ने 305 पर, उस पर भी आपकी सलाह मांग रहे हैं। 1 साल का इनका व्यू। ओह, जियो फाइनेंस आ गया। मैंने पता है जियो फाइनेंस कितने दिन के बाद देख रही हूँ नेहा जी, इट्स लाइक 1.5 मंथ। उसके बाद से मैं इसको आज ही देख रही हूँ। उस समय उस समय इट वाज लाइक 300 305 के आसपास था। तो मैं बस प्राइस अलर्ट लगा के बैठी थी कि 220 का प्राइस अलर्ट लगा के रखा है, लेकिन 220 नहीं, शायद 200। आज मैंने उसके बाद आज ही देखा है इसको, तो 226 आया। तो अगर 220 आ जाता तो शायद मुझे अलर्ट आ जाता, बिकॉज माई एनालिसिस वॉज दिस ओनली कि इसको 220 आना है एंड इट्स हियर। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमें ये जो डेटा आएगा, अब ये कुछ दिन यही इसी रेंज में रहने वाला है, बहुत जल्दी रिबाउंड करके 300, 400, 350 नहीं जाने वाला है। सो अगले कुछ हफ्ते ये रहेगा आपको 250 से 210 की रेंज में। और इस रेंज में अगर बाय दैट टाइम अगर पूरा मार्च निकल जाता है तो देखते हैं कि अगर कुछ डेटा और आता है, कुछ नई अगर डेवलपमेंट्स आती है, तो उसके रेफरेंस से हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। सो हैविंग सेड ऑल दिस, अब यहाँ पर आपको सजग हो जाना चाहिए। दिस इज द टाइम जहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। तो 210 से 220 की रेंज अलर्ट लगा के रखिए। यहाँ पर मिल जाएगा कल या परसों या अगले हफ्ते में। इट्स अ बाय, वहां पर आप बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म बाय तो कर ही सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है कम से कम 1.5 ईयर की एटलीस्ट, तो फिर आप 300 से 350 के टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखिएगा। वेयर इन योर स्टॉप लॉस गोना बी वेरी स्मॉल। आपको अगर 210 से अगर 220 की रेंज की बाइंग मिलेगी तो आपका स्टॉप लॉस आपको सिर्फ 180 पर फॉलो करना है। सो वेरी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा आपको अगर ये एंट्री मिल जाती है तो। ओके, तो एंट्री लेवल्स आपने बता दिए जो भी आने वाले वक्त में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैम शादाब जी एक सवाल लेकर आए हैं ट्रेडिंग के ऊपर। कह रहे हैं मैं ट्रेडिंग करता हूं मैम और मैं आपको बहुत फॉलो करता हूं वाला। मैम ये बताइए कि कौन सी 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए और जो ट्रेडिंग के लिए इनको स्पेशली, और साथ में कह रहे हैं 2 ट्रेडिंग के स्टॉक भी बता दीजिए। डिक्सन, पहले स्टॉक सुन लो। डिक्सन टेक देख लीजिए। डिक्सन टेक अभी आईटी में जब रिकवरी आएगी। अच्छा, निफ्टी आईटी आज 29,000 को हम बात कर ही रहे हैं, वो 29,500 के आसपास आ गया है आज। तो मतलब एब्सोल्यूट 29,000 का अब वेट मत करो। आई टोल्ड यू ऑल कि हमको 22 ही रेंज में करना है, लेकिन और कंफर्मेशंस के साथ में। सो नाउ वी रेडी। आपको कुछ बेहतर स्टॉक आईटी में जैसे कि डिक्सन हो गया, ईएमएस रिलेटेड भी है, और टीसीएस, इन्फोसिस अब थोड़े थोड़े अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश करनी चाहिए। और 5% तक रख सकते हैं। कोई भी ऐसा समय आएगा तो 10% से ज्यादा किसी भी सेक्टर पे मत जाना, एंड 5% से ज्यादा एक स्पेसिफिक स्टॉक में। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। नाउ जो आपने स्टॉक पूछा है, तो आपके लिए एक स्टॉक मेरी नजर में डिक्सन है और दूसरा है रिलायंस। अब ट्रेड करना किस तरह से है, ये बहुत इस तरह के स्टॉक नहीं होंगे जो 10% चलेंगे, लेकिन आपको सेफ्टी भी देंगे। तो मेरा फोकस फिलहाल आपके लिए सेफ्टी वाला ज्यादा है, क्योंकि आपने पूछा है कि ट्रेडिंग करने की बात क्या याद रखनी है, तो इससे मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कुछ और भी चीजों का। तो बात जो याद रखने वाली है, पहले तो आपको स्टॉक का नेचर जज करना है कि वो स्टॉक वॉलेटाइल कितना है। अगर वो बहुत वॉलेटाइल है तो अपने एक्सपोजर को कम रखिए। अगर एक स्टेबल स्टॉक है जो निफ्टी जैसे चलता है, वहां पर आप रेगुलर एक्सपोजर रख सकते हैं। बट इफ द स्टॉक इज वॉलेटाइल मोर देन 2x देन योर इंडेक्स से दुगना अगर वॉलेटाइल है, तो वहां पर एक्सपोजर कम करना। हमेशा ट्रेडिंग वाले स्टॉक को देखिए, दुनिया कुछ भी बोले, मतलब कुछ भी बोले, मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन आपका ट्रेडिंग वाला एलोकेशन अलग तरह से होता है, आपका पोर्टफोलियो वाला एलोकेशन अलग तरह से होता है। आपके पोर्टफोलियो में एक समय पर 10 से 15 स्टॉक रह सकते हैं, बट आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में एक समय पर अगर आप 20 से कम स्टॉक रख रहे हैं, तो या तो आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर जो भी है,
तो 20 is something that you should have at least 20 stocks at a time in your trading portfolio and maximum 30, इससे ज्यादा भी मत करो, मतलब फिर वो कुछ मिलेगा नहीं। तो इट इज लाइक कि आपका एलोकेशन आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये सेकंड बात हो गई। एंड थर्ड, वट एवर कम्स फर्स्ट, रेस्पेक्ट दैट। चाहे स्टॉप लॉस मिले, चाहे टारगेट मिले, उसकी रेस्पेक्ट करो, क्योंकि तभी आप अनबायस्ड लेस इमोशनल डिसीजन ले पाओगे। लेस मैंने इसलिए बोला क्योंकि इमोशन तब भी होते हैं, कितना भी कोशिश कर लो। अनबायस्ड एंड लेस इमोशनल अगर डिसीजन लेना है तो सिर्फ ये चीज को आप ध्यान में रखिए, वट एवर कम्स फर्स्ट होता है ना, लेडीज फर्स्ट, तो वहां पे आप ये रख लो, वट एवर कम्स फर्स्ट इज योर्स। चलिए, जो 3 टिप्स संभाला मैम ने आपको दिए शादाब जी, सबसे पहले तो स्टॉक का नेचर, कितना वॉलेटाइल है, कितना स्टेबल है, और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में मैम ने कहा है 20 एटलीस्ट स्टॉक्स आपको रखने चाहिए, क्योंकि इक्विटी अलग होता है, ट्रेडिंग अलग होता है, और 30 से ज्यादा नहीं रखने चाहिए, जो मैम की टिप है। और फिर उन्होंने जो तीसरी टिप दी है आपको एक कि जो भी पहले आ जाए, चाहे वो स्टॉप लॉस हो चाहे वो टारगेट, दोनों को रिस्पेक्ट करना है, इमोशन पे काबू करके उसी पे बने रहना है। चलिए मैम, ये तो बहुत अच्छी राय हो गई ट्रेडिंग के लिए इनको। अब संतोष कुमार जी हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं बीपीसीएल आईओसी पर। बीपीसीएल इन्होंने 337 पर लिया है और आईओसी 127 पर। कह रहे हैं क्या करना चाहिए मैम, सेल कर दें क्या? वैसे तो लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। जब लॉन्ग टर्म व्यू है, ये तो बेचना क्यों है? ये तो घबरा अभी आपको डिस्काउंट मिला है, क्यों डरना है? देखो लॉन्ग टर्म वालों को, देखो आपको डरना चाहिए था। वैसे मैं एक बात, चलो आपको आपके तरीके से समझाते हो, वो डरना चाहिए था अगर आपका ये स्टॉक अभी जैसे इसने पिछले कितने दिनों में, लगभग दिसंबर से लेकर के अभी तक, मतलब ये दिसंबर कौन सा है, दिसंबर 2023 में से लेकर के इसने लगभग 150% का रिटर्न दिया है। ठीक है, हेल्दी रिटर्न है 3 साल के दायरे में। अगर यही रिटर्न आपका 2-3 साल के मतलब 2-3 महीने के अंदर होता तो आपको डरना चाहिए था, बट है नहीं ना वैसा। एक हेल्दी ट्रेंड को पकड़ के ये चल रहा है, तो वहां पर आपको ये देखना है कि अभी घट कितना सकता है। 150% के रिटर्न पर ये ऑलरेडी 20% डिक्लाइन और लगभग 17% का डिक्लाइन आ चुका है। तो आपको ऐसे स्टॉक में जहां पर एक ट्रेंड की मजबूती है, मंथली टाइम फ्रेम पर जब आप चीजों को देखते हैं और वहां पर आपको ट्रेंड मजबूत लगे, तो ऐसे स्टॉक्स में ना एक्यूमुलेशन होती है। अगर वो लार्ज कैप भी है, एनर्जी सेक्टर का भी है, क्योंकि मैं एनर्जी पर बुलिश हूँ जस्ट किडिंग। तो लेकिन अगर वो लार्ज कैप स्टॉक है, स्टेबल है, तो वैसे स्टॉक्स में एडिशन किया जाता है, ना कि पोजीशंस को हल्का। अगेन ये सबके लिए नहीं होता। अगर आपकी कैपिटल कम है, आपका रिस्क एपेटाइट कम है, आप नहीं उसको मैनेज कर सकते, तो फिर आप एक पर्सनल डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग यही होती है कि ऐसे स्टॉक्स में आपको एडिशन करना है। तो अभी के लिए आपका बीपीसीएल 330 मैक्स, जो मुझे लगता है कहां तक गिर सकता है, 290 से नीचे नहीं जा रहा है इन माय ओपिनियन, वहां तक आप एडिशन कर सकते हैं। तो डरिए मत। टर्बुलेंस इन्होंने 127 पर लिया है मैम। कौन सा आईओसी? हाँ, 127 पर, 127 160 पर है। प्लीज होल्ड योर पोजीशन, मतलब इतना प्यार से प्लीज बोला है, होल्ड इट। अच्छा मैम, अंबुजा सीमेंट पर भी संतोष जी राय मांग रहे हैं, 511 की खरीद है। तो अभी सीमेंट सेक्टर में पूरा क्या आपका व्यू रहेगा? जितनी ज्यादा बर्बादी होंगी उतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन कंपनीज को मौका मिलेगा। इससे ज्यादा स्ट्रेट और क्या आंसर रह सकता है इस चीज का? एंड मतलब इट इज राइट। अभी आपको उसी ना, देखिए जब हम यहाँ बैठे हैं एज एन एनालिस्ट, तो हमको वही देखना है कि अच्छा जो हो रहा है इसका कहाँ फायदा होगा, कहाँ नुकसान, वही हमारी जॉब है। तो फिलहाल के लिए, लेकिन हाँ मैम बोलिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत अच्छा आज इन्होंने सीज फायर कर दिया तो ये स्टॉक तुरंत के तुरंत भाग जाएंगे, वैसा नहीं होगा, समय लगेगा। अब ये समय देखिए कोर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ये सीमेंट, कोयला, ये सब कोर सेक्टर, 8 जो कोर सेक्टर है सब उसमें आते हैं। तो फिलहाल के लिए इसको लगेगा टाइम। अब वो आपके पास, मुझे लगता नहीं कि आपके पास टाइम है, क्योंकि जो लेवल मुझे लग रहा है यहाँ पर आते हुए, ये आराम से 400 आएगा। आर यू एबल टू मैनेज? तो उसका जवाब मैंने इसलिए पॉज लिया। आप देखो कि अगर मैनेज कर सकते हो तो वहां पर ऐड करना एक स्टॉप लॉस। फिर भी इन वर्स्ट केस सिनेरियो में एक स्टॉप लॉस 370 का मैनेज करो, स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, क्योंकि चीजें जहां से उठ जानी चाहिए अगर वो नहीं उठ रही है और वहां से भी टूट रही है, तो फिर एक कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द स्टेज कुछ है जो अभी बाद में नहीं आ रहा है, और प्राइस उसको सेंस कर रहा है, उसको फील कर रहा है, उसके हिसाब से वो उसको डिस्काउंट कर रहा है। तो वो चीज को समझिए। फिलहाल 400 की तैयारी में रहिए। आ सकता है एडिशन करना भी है अगर किसी को, तो वहां करें, अभी नहीं, अभी 450 पर नहीं। आप कुछ कह रहे थे?
जी मैम, क्योंकि डिफेंस सेक्टर की बात हो रही है, अगर सोमवार को देखें तो उसमें भी कुछ खास नहीं देखा गया। तो और आप एक व्यू भी देना चाह रहे थे डिफेंस सेक्टर पर, तो एक व्यू हो जाए उस पर। ऑलराइट, तो डिफेंस पर आप सिंपल सा देखिए, मैं टेक्निकल भी बता दूंगी आपको, और मुझे जो लगता है एक फंडामेंटल व्यू वो भी बताऊंगी। टेक्निकल पर आपको छोटा ट्रेड मिलेगा, और फंडामेंटल अगर आप रखेंगे तो पोजीशन में पेन भी देखना पड़ेगा, बट यू विल सी द रिवॉर्ड ऑल्सो। नाउ पहले टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। जब जब आपका निफ्टी डिफेंस इंडेक्स जब से आया है, तब से जब भी ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर खड़ा हुआ, आसपास बोल सकते हैं, जब भी ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आया है एंड इसके बाद ब्रेकआउट्स हुए हैं, सस्टेन हुआ है, तो इसने एक सिग्निफिकेंट रैली दी है नेहा जी। और वो ये एक होमवर्क है, आप लोग जाकर के चेक करिएगा कि 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ के कितने परसेंटेज तक नीचे रहा, और जैसे 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया कितनी रैली इसने दिखाई। ये होमवर्क है, प्लीज इसका आंसर नेक्स्ट टाइम देना या फिर कमेंट में भी दे देना। नाउ अब जो है आपका 8,340 के आसपास में ये है, और यहाँ से इन माय ओपिनियन इट इज ऑल सेट फॉर एन अपसाइड मूवमेंट ऑफ अराउंड 35 to 60%। टाइम कितना लग सकता है? द टाइम दैट, मैं इंडेक्स पर ही बात कर रही हूँ, अभी तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी अलग रहती है। टाइम इसको कितना लग सकता है, इस पूरे चीज को प्राइसिंग होने के लिए, इन चीजों को प्राइस में दिखने के लिए शायद इसको 1 साल लगे या 2 साल लगे। बट आप ये देखिए कि 2 साल भी अगर लग जाए तो भी आपने इंडेक्स के रिटर्न को बीट किया है। सो दैट इज द व्यू। अगर 1 साल में लग जाए तो फिर तो मतलब यू आर वेरी लकी। तो अभी सेक्टर फिलहाल के स्पेसिफिक व्यू हो गया मैम। कुछ स्टॉक्स हैं जो इसमें आपकी नजर में है? मेरी नजर में मैं 3,500 पर HAL को आता देख पा रही हूँ। HAL 3,500 पर आए, मस्ट बाय कंडीशन होगी, वहां पर खरीदना चाहिए। और BDL की अगर आप बात करेंगे, और BDL आप रखना चाह रहे हो 1.5 साल के हिसाब से, तो BDL आप मतलब ऐसे नहीं कि आज खरीद लिया और छोड़ दिया, वैसी वाले मत करना। डेटा पैटर्न्स आप खरीद सकते हो आज के प्राइस पर, लेकिन BDL पे वापस आ रही हूँ। BDL 1330 के आसपास जब आप खरीद रहे हैं तो आपको तैयारी रखनी चाहिए कि आप 1200 पर भी बायर ही होंगे। अगर आपके अंदर ये पेशेंस है, मतलब आधा 1300 के पास में खरीद लीजिए, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि ये 1200 जल्दी आएगा बिफोर इट हिट्स 1500। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये पहले 1500 आ जाए, इसीलिए आई डोंट वांट यू टू बी मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। तो आप 1350 पर 50% एक्सपोजर से ही इसको अटेम्प्ट करिए, लेकिन 1200 पर जब आए, वहां पर आपने जितना भी BDL के लिए प्लान किया है, वहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। सो देयर आर 3 स्टॉक्स, डेटा पैटर्न्स, BDL एंड HAL। HAL वी नीड टू वेट फॉर अप टू 3,500 प्राइस। अभी मेरे ख्याल से 3800-3900 के आसपास चल रहा होगा। चलिए, तो 3 स्टॉक्स हो गए, HAL, BDL और डेटा पैटर्न। लेवल्स आपने डिस्कस कर दिए। अब CS राठौर जी मैम जेन टेक्नोलॉजी पर सवाल लेकर आए हैं। 1401 का इनकी बाइंग है। कहने मैम टारगेट क्या होना चाहिए जिस पे प्रॉफिट बुक करा जाए? मत बुक करो, अभी इसको होल्ड करिए। आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, एंड literally I would like to appreciate you for that your entry is very good. So just maintain a stop loss. रिस्क लिया है तो उस रिस्क को थोड़ा सा लो ताकि आपको रिवॉर्ड मिले, क्योंकि बिना रिस्क लिए रिवॉर्ड नहीं मिल सकता है, एंड इट्स वेरी क्लियर एक्चुअली। तो 1200 मतलब आपको फिर भी 1290 का तो स्टॉप लॉस फिर भी मेंटेन करिए क्लोजिंग बेस पर, सो दैट आपको कम से कम 1600 रुपए का पहला टारगेट विच इज पॉसिबल, और दूसरा टारगेट लगभग आपको 1750 का दिख जाए। 1750 होंगे, यहाँ पर एक कहावत बैठा है, यहाँ पे 1750 है, वैसे वो इसका टारगेट है। तो 1600 से लेकर के 1750 के लगभग टारगेट है। आप होल्ड करिए, आपकी एंट्री अच्छी है, और आपका टाइमिंग जो आपने स्टॉक पिक किया है वो भी ठीक है। चलिए, अब आपको राय मिल गई इस पर राठौर जी। अब महेंद्र सिंह गेल के बारे में मैम आपकी राय मांगना चाह रहे हैं। 170 पर इनकी खरीद है। गेल 170? गेल, हाँ गेल। एंड व्यू फॉर हाउ मेनी डेज? इन्होंने लिखा नहीं है कि कितना लंबा व्यू है इनका। 450 शेयर्स हैं इनके पास, बस यही मेंशन किया। अच्छा, एक और चीज, जेंटेक जो अभी हमने स्टडी किया है ना, जेंटेक के लिए जिनको मैंने बताया कि आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है, प्लीज देख लो, ये आपका गेल का चार्ट देख लीजिए। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आपके साथ ये हो सकता है। सो बिल्कुल सेम पैटर्न है। इन्होंने गेल पर वो ब्रेकआउट ट्रेड ही प्लान किया था, जैसे कि आपने लिया है जेंटेक में, और अगर वो फेल होता है तो नई एक पूरी वेव बनती है गिरावट की, उसको आपको नहीं लेना चाहिए, इसीलिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना। अब वापस आ रही हूँ गेल पर। अभी 148 पर है। यू गॉट टू गिव टाइम, एंड आई सजेस्ट कि टाइम दे दीजिए।
अभी फिलहाल स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस और कंटिन्यू हो गया एंड इट इज लाइकली टू एक्सटेंड अप टू 140 ऑल्सो। सो टाइम दे देंगे तो ये रिकवर कर जाएगा, बट क्योंकि जो भी ये टर्बुलेंस हुआ है इट इज इवेंट बेस्ड, कोई ऐसी कंपनी के फंडामेंटल्स बदले नहीं है, मैक्रो फैक्टर्स का प्रेशर है, इसलिए इसमें ये थोड़ा प्रेशर बढ़ गया है, जिसमें कि इस मार्केट उस चीज को सेंस करे कि इनके नंबर्स पर फर्क आएगा, एक क्वार्टर का फर्क दिखेगा। तो उस चीज को आप समझते हुए इट्स इवेंट बेस्ड पॉसिबिलिटीज ऑन देयर बैलेंस शीट, उसको प्राइस अभी डिस्काउंट करेगा जो 140 तक भी जा सकता है। तो अभी 148 पर है, 170 की आपके बाइंग है। इफ यू वांट टू ऐड यू कैन ट्राई टू थिंक ऑफ बाइंग नियर 180, थोड़ा बहुत अगर एडिशन कर सकते हो तो। ठीक है, तो एडिशन के लेवल्स मैम ने शेयर कर दिए यहाँ पर। अब ममराज सेन जी हैं, M&M और HDFC बैंक पर इन्होंने राय मांगी है। M&M इनके पास है 3620 पर और HDFC बैंक 920 की इनकी खरीद है। कह रहे हैं कि क्या ऐड करना चाहिए अभी? HDFC बैंक करना चाहिए और M&M लेवल्स HDFC बैंक के मैम एवरेज करने के कौन से रहेंगे? नेहा जी करंट प्राइस पे ठीक ही है, मतलब अगर वापस आपको ये 820 वगैरह मिले तो करो, और अगर ये कल 850 में चला जाए तो देखिए कभी कभी आपको बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ता है नंबर वाइज, कभी कभी आपको थोड़ा सा छोड़ देना है अगर, क्योंकि HDFC बैंक, रिलायंस जैसे बैंक, भारतीय एयरटेल जैसे बैंक 2-4% से आप इनको छोड़ना नहीं चाहिए, बस उतना ही बताना था। बाकी अगर आपको एक रेंज, ब्रॉडर वे रेंज समझने कहाँ पर एवरेज करना है, सो यू कैन टेक इट लाइक 820 to 850 रेंज एंड मोस्ट लाइकली कल इसी रेंज में मिलेगा आपको। अगर गैप अप हो जाए तुरंत, बड़े गैप अप 860 के ऊपर चले जाए तब थोड़ा रुकना है तो रुक जाओ, क्योंकि वो कूल ऑफ होकर के 850 तो आ ही जाएगा। सो ये भी आपको पता चल गया अभी कि ये गैप अप की बात होगी मैम। ये M&M इन्होंने 3620 पर लिया है, उस पर क्या राय रहेगी? 3620 और अभी 3187 पर है। ओके, आप अगर देखिए थोड़ी लंबी अवधि, मतलब मिड टर्म, लंबी भी छोड़िए, अगर आप मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इसको 6 महीने 9 महीने का भी व्यू लेकर चल रहे हैं तो भी आप करंट प्राइस पर ऐड करके चल सकते हैं। इनफैक्ट इफ यू डोंट वांट टू ऐड आल्सो, आपको ऐसे ही एग्जिट मिल जाएगा और अच्छा ही मिल जाएगा वो एग्जिट, विच इज लाइक 3700 एंड पॉसिबली 4000 का। मुझे लगता है कि जैसे ये सारे वॉर कंडीशन सुधरेंगे ये अच्छे स्टॉक पहले भागेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि इस बार क्या खरीदना है। तो इसीलिए आप अगर ऐड भी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते हैं, तो भी आप इसमें 3700-400 का वेट ऐसे ही कर जाइए दिसंबर तक, तो इसमें आपको एग्जिट मिल जाएगा। नाउ एक, क्योंकि करंट प्राइस में मुझे एडिशन जैसी गुंजाइश लग नहीं रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आया नहीं है, करनी भी है अगर, और अगर वो मार्केट आपको डिस्काउंट दे दे तो फिर आप 2900-3000 के आसपास ही करिए, उससे पहले एवरेज का कोई सेंस नहीं है। ओके, तो ये लेवल्स हो गए एवरेज के आपके पास ममराज जी। अब मैम हमने बात करी थी डिफेंस सेक्टर की, ममराज सेन जी पारस डिफेंस पर आपकी राय मांगना चाह रहे हैं। 742 पर इन्होंने खरीदा था, तो कह रहे थे और एक्यूमुलेट करना चाहिए कहने, और साथ में कह रहे हैं कि नेहा जी और अंबाला जी दोनों नारी शक्ति की को सर्वोपरि रखते हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैप्पी वुमेन्स डे नेहा जी। वुमेन्स डे आपको भी। मैं तो अभी आज ऑफिस में भी सेलिब्रेट कर आ रही हूँ, तो ऑलराइट, हाँ आपने सेलिब्रेट किया मैम? यस, एंड अच्छा ही रहा, मतलब इट वाज डिफरेंट। इस बार बेटी ने भी बोला हैप्पी वुमेन्स डे मम्मा। चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बड़ी हो गई, समझदार हो गई अभी थोड़ी सी डॉटर। खैर इनके लेवल्स अलग अलग हैं, बच्चों के हर कहते हैं ना एज की ब्यूटी अलग होती है। पारस डिफेंस पर राय मांग रहे थे ममराज सेन जी, 742 की इनकी बाइंग है, एक्यूमुलेट करने के बारे में राय मांग। मैंने मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में इसको बाय किया है एंड आई एम बुलिश, बस डायरेक्शन ही बता सकती हूँ, नंबर्स बात नहीं कर सकते, इसके साथ आइडिया कोड भी है, तो इन दो स्टॉक्स पर मैं भी उन्हें रख सकती डिफेंस वाले पॉकेट से। तो लेवल्स कुछ अच्छा ठीक है। अब स्वरूप नंदी जी हैं, वही आरआर कबेल पर भी स्टॉप लॉस मांग रहे हैं, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं आरआर कबेल पर। मैम पर अगर स्टॉप लॉस आप एक बार रिपीट कर दें तो इनको ठीक है। आपके लिए स्टॉप लॉस का मतलब स्टॉप लॉस रखेगा 1350 का स्टॉप लॉस है जो मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर ये टूटा, मैं बताते हुए आपको लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो, क्योंकि अगर 1350 के नीचे आरआर कबेल जा रहा है तो ये 1100 और 1000 का टारगेट देखेगा फिर। तो प्लीज जिस ट्रेंड को बाय कर रहे हो, जिस सेटअप को बाय कर रहे हो, उसके रिवॉर्ड आपको चाहिए तो उसका स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना, तभी वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन है वो आपके पॉकेट में आएगी, अदरवाइज यू विल लूज द अपॉर्चुनिटीज मोस्ट ऑफ द केसेस में।
चलिए स्टॉप लॉस अब आपको पता चल गया स्वरूप नंदी जी। अब मैम इस समय जो बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी चिंता है कि 25 से 30% कई लोगों के पोर्टफोलियोज डाउन हो गए हैं। अब ऐसे ही एक सवाल मेरे पास आया है राजीव जी का। सुवेन फार्मा इन्होंने लिया था 228 पर, लिख रहे हैं कि 40% वाइप आउट हो गया है, कह रहे हैं कि उसमें क्या करना चाहिए। और टाटा पावर इन्होंने 375 पर लिया है। तो सुवेन बीच कह रहे हैं सुवेन मैं बेच करके टाटा पावर और खरीद लूं? टफ क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी अगर सुवेन भी अगर आप देखेंगे तो ये भी अभी मतलब अब इनकी बाइंग कितने की थी? 228 की बाइंग। 228 वाले, मैंने टफ क्वेश्चन इसको क्यों बोला है? 228 का सामान यानी आपका स्टॉक टूट के 135 पर आ गया है। डोंट यू थिंक कि एक फार्मास्यूटिकल नेचर का स्टॉक को वहां पर लोगों की एज एन इन्वेस्टर नजर पड़ेगी और वहां पे लोग उसको उठाना शुरू करेंगे? आधा हो गया। तो प्लीज मतलब ऐसे मुश्किल सवाल मत पूछो क्योंकि यहाँ से कुछ कई बार क्या होता है कि गिरते स्टॉक्स में बाइंग का मूवमेंट आ जाता है, बट आता कब है? ओनली देन जब वहां पर आपके स्टॉक में प्रोडक्टिविटी, खैर मेरी भाषा में उसको कभी कभी बोलते हैं, जब उसमें फाइनल नंबर्स पॉजिटिव हो। तो सुवेन के लिए आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको टाटा पावर में जाना है या इसमें जाना है। तो मैं जो आंसर दे रही हूँ आपको उसके तर्ज पर आपको बाद में भी काम आएगा। नाउ लिसन केयरफुली। अगर आप इनके नंबर्स को देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 160% का डिप है, चल जाता है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कुछ इंप्रूवमेंट दिख रही हो, अभी भी 31% का क्यू ऑन क्यू बेसिस पर यहाँ पर डिक्लाइन है। नाउ इससे ज्यादा डिटेल में जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, पीस वगैरह अभी मत देखो, पहले मोटा मोटा एनालिसिस करते हैं और यही होता है, यही आपको समझना है नेक्स्ट टाइम भी। अब आप आइए टाटा मोटर्स के स्टॉक पर। टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल्स को उठाइए। टाटा पावर यस सॉरी, टाटा पावर के भी फाइनेंशियल स्लिप ऑफ टंग हो गया, टाटा पावर ही है। टाटा पावर के फाइनेंशियल्स को उठाइए। ईयर ऑन ईयर 10% का डिस्काउंट है, मतलब डिक्लाइन। सॉरी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर -10% की ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर 0.57% की। सो आपको ये समझ में आ गया कि कहां पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी आने की गुंजाइश ज्यादा है और जल्दी है, तो उसमें टाटा पावर का नाम आ गया। ओके, अब आपको यहाँ पर देखना है कि सेक्टर से एक्सपेंसिव है क्या यहाँ पर पैसा आप लगाना चाहिए या नहीं। तो टाटा पावर अभी भी अपने सेक्टर से 50% से महंगा है, आप ऐसे समझ लीजिए लेमैन की भाषा में। तो क्या यहाँ पर डिक्लाइन की पॉसिबिलिटीज बनती है? हाँ। तो इसीलिए अगर आपको टाटा पावर में अगर आपको पैसा लगाना है आप लगाओ, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें कि 372 पर चलने वाला आज के डेट में ये स्टॉक है क्वालिटी स्टॉक, सुवेन फार्मास्यूटिकल से बेहतर भी है, लेकिन एनी टाइम ये 340 आ सकता है क्योंकि सेक्टर से महंगा है। सो हैविंग सेड ऑल दैट, ये आपके काम आएगा बाद में भी, जितने लोग सुन रहे हैं उनके भी। यहाँ पर आप सुवेन फार्मा का पूरा पैसा नहीं, क्योंकि ये स्टॉक तो बहुत टूट गया, अभी बहुत टूट गया है, यहाँ से इसमें एक रिबाउंड की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन 50% पैसा आप टाटा पावर में जरूर शिफ्ट कर सकते हैं इसका। अब यहाँ पर होगा क्या, एक स्टॉक है आपका बहुत ही हाई वॉलेटाइल नेचर का, तो यहाँ से 135 से अगर 160 भी आया या 200 150 भी आया तो वहां पर आपको रिकवरी मिल जाएगी। दिस इज हाउ यू गॉट टू प्लान, क्योंकि आपने बहुत लंबा स्टॉप लॉस तक होल्ड कर लिया उसको। और टाटा पावर एक थोड़ा सा स्टेबल स्टॉक होने की वजह से जैसे जैसे इंडस्ट्री में एनर्जी वाले सेक्टर्स में बूस्ट बढ़ेगा, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर्स में बूस्ट बढ़ेगा, आपको यहाँ पर एक स्टेबल रिकवरी दिखेगी। उसके चलते 420 470 तक के टारगेट आपको टाटा पावर में भी मिल जाएंगे। सो सुवेन फार्मास्यूटिकल का लगभग 50% एक्सपोजर यू कैन शिफ्ट इनटू टाटा पावर विद अ व्यू कि दोनों ही स्टॉक आपको आज से 6 महीने से 9 महीने होल्ड करने। ओके, तो ये हो गई सुवेन और टाटा पावर दोनों पर आपको राय। राजीव जी, अब कल्पेश कचारिया जी एनबीसीसी और मैक्स हेल्थ और एनएचपीसी तीनों पर जानना चाह रहे हैं स्टॉप लॉस और टारगेट। एनबीसीसी 127 पर इन्होंने खरीदा है। एनबीसीसी 127 84 पर चल रहा है और मैक्स हेल्थ 1300 पर है और एनएचपीसी 110 पर है। आपके एक्सप्रेशंस कुछ कह रहे हैं मैम। एनबीसीसी इज लाइक मतलब 84 पर है। आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको क्या जवाब दूं बताइए। और
आधे आधे परसेंट मतलब 50-50% आप अपने कैपिटल को वाइप आउट कर चुके हैं। समटाइम्स क्या होता है, आपका टाइम ही आपकी रिकवरी करा सकता है। एंड वन मोर थिंग, कभी कभी एवरेज करना बेहतर है, बट नॉट ऑलवेज, और नॉट इन सच स्टॉक्स एक्चुअली। तो एनबीसीसी में, एनएचपीसी में एवरेज मत करो, जैसा है उतना ही रख दो, और समय के साथ आपको रिकवरी मिल जाएगी। वो समय आपको देखना है। मेरी नजर में वो समय आपका 6 क्वार्टर से 2 क्वार्टर से एक्चुअली, यानी 6 महीने से 18 महीने का समय इनफ है। इसमें आपके प्राइस मोस्ट लाइकली आपको एग्जिट मिलेगा। बट डू यू रियली ट्रेड और इन्वेस्ट फॉर द एग्जिट्स? यू ट्रेड फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब थोड़े से ग्रोथ के लिए। तो देख लीजिए कि आपको किस तरह से प्लान करना है। बाकी होल्ड कर सकते हैं। हाँ, मैक्सेल्स इन्होंने 1300 पर लिया है, इसको आप होल्ड करके चल सकते हैं। अभी न्यूली लिस्टेड जो अभी निफ्टी का हेल्थ केयर इंडेक्स आया है, तो उसके एडवांटेज में अभी एक बेंचमार्क मिल गया है सभी को, तो उसके एडवांटेज के तौर पर आप इसको रखें फिलहाल। इसमें बहुत जल्दी मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जिट करने की जरूरत है। यस, यू कैन ऐड समथिंग इफ यू कैन मैनेज। तो आप इसमें लगभग 1040 है, मोस्ट लाइकली कल आपको 1000 के आसपास मिलेगा। वहां पर आप चाहें तो थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं। आपकी बाइंग से 30% डिस्काउंट ऑलरेडी आ गया है, यानी घट गया है आपका, लेकिन फिर भी 1000 के आसपास अगर आप थोड़ा एडिशन करें, मोस्ट लाइकली 1200 से लेकर के लगभग 1400 के आसपास के टारगेट दिखेंगे। फिर भी देखिए, बात मानिए, जितने भी लोग, देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट। जब भी आप कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हैं, क्लब मत करो, ठीक है। मैं ये भी मानती हूँ नेहा जी कि इन्वेस्टमेंट अगर आपको सच में बड़ा पैसा बनाना है तो पोर्टफोलियो होल्ड करने पड़ते हैं, जैसे कि मिस्टर झुनझुनवाला ने किया। टाइटन जैसे स्टॉक्स को उन्होंने 40-50% तक भी डिक्लाइन देखे है। अगर आपका व्यू ये है तो फिर आप एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को अलग रखो, ट्रेड वाले पोर्टफोलियो से क्लब मत करो। इन्वेस्टमेंट के फिर अलग ही नजरिया होता है, वो मतलब वो रखने ही पड़ते हैं। वो 40% भी गिरेगा तो आपको ऐड ही करना है, अगर आप पसंद करते हैं उसको। तो वो 30 भी गिरा तो भी ऐड ही करना है। बट ट्रेडिंग के साथ यू कांट डू दिस। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हैं डिफरेंट ऑब्वियसली है। एनएचपीसी इन्होंने 110 पर लिया है, तो उस पर क्या रहेगा मैम सजेशन? होल्ड कर लीजिए। और जो रिसेंटली शांति बिल आया है, न्यूक्लियर शांति बिल, ठीक है, तो फिलहाल आप इसको चाहें तो ऐड करने की कोशिश अगर आपको करनी है कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट वीक। यहाँ पर डाउन साइड भी अभी लिमिटेड हो गई है। अगर आपके पास प्रोविजनिंग है तो 73 और 73 और 70 के आसपास आप एडिशन करने का व्यू रखिए। पॉसिबली आपके लिए जो टारगेट बनेंगे अगले 3 महीने के व्यू पर बता सकते हो कि 80 और 85 रुपए के आसपास तो आ जाएगा। बट दिस इज समथिंग यू शुड होल्ड इन योर पोर्टफोलियो। अगर आपको लग रहा है कि न्यूक्लियर पावर का, एनर्जी का भारत में अभी एक स्कोप है, नया स्कोप खुला है, और इसमें प्राइवेट सेक्टर्स की एंट्री हो चुकी है, तो प्राइवेट सेक्टर में अडानी का शायद सबसे बड़ा नाम आएगा उसमें बिडर के तौर पर। तो अगर आपको ये सब चीजें समझ में लगती हैं, पॉसिबल भी है, तो आप इसमें एक इन्वेस्टर के तौर पर फिलहाल बने रह सकते हैं। 70 से 73 की रेंज में बाय, और थोड़ा सा एडिशन करने की कोशिश करिए, बट मेक श्योर do not go beyond 5% of your portfolio in this particular one। ये हमेशा कैपिंग रखना। और 80 से 85 तो स्विंग ट्रेड के टारगेट है, बाकी 100 तक की पॉसिबिलिटीज हैं। डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 67 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। चलिए, हो गई एनएचपीसी की बात। अब मैम अडानी पावर और क्वालिटिया पे सवाल है पवन मंडल जी का, कह रहे हैं कि अभी इस समय इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? अडानी पावर में कर सकते हैं, 125 पे भी बाय करना पड़ सकता है आपको। विद दैट क्लैरिटी, यस। और पॉसिबल टारगेट 170 to 10। कोल इंडिया, यस। जिस तरह ये कन्वेंशनल मेथड ऑफ एनर्जी है, या फिर खुद की टेरिटरी में मिलने वाली एनर्जी है, तो जिस तरह से ब्रेंट और ये सब हो रहा है ना, तो अभी इट्स लाइक कि पहली बात तो 430 के आसपास और 440 की रेंज में खरीद सकते हैं। पॉसिबल टारगेट यहाँ पर 470 से लेकर के 520 के हैं। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है यहाँ पर आपको, रादर यू फॉलो, ठीक है, स्टॉप लॉस ही रखिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। आप यहाँ पर 400 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। और हमेशा नेहा जी सभी को समझने की जरूरत है, जितने भी मतलब खनन वाले, माइनिंग वाले जो कंपनीज होती है ना, उनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो अभी की सिचुएशन जो ब्रेंट ने, क्रूड ने जो किया है ना, तो दे आर लाइक भैया मुंह पे उंगली रखो, हमको कोयला खोदने दो। तो वो कंडीशन अभी रहेगी। तो यस, और ये जो इसका इफेक्ट क्या होगा, व्हाई आई एम सेइंग कि आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा माइनिंग होगी, पहले भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो ई बिडिंग्स है, अभी वो महंगे दाम पर जा रही है, तो प्राइस की जो मार्जिन है वो बढ़ जाएंगे, जो इनकी बैलेंस शीट्स में देखेंगे। सो फ्रॉम कंपनी पर्सपेक्टिव इट्स अ वेरी गुड न्यूज।
ये तो हो गई अडानी पावर और कोल इंडिया की बात। अब मैम, आज के आपके टॉप पिक्स डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए क्या रहे? आज मैं कोई दूसरे स्टॉक का नाम ही नहीं ले रही। आज हम रिलायंस को देख सकते हैं नेहा जी, वो अच्छा स्टॉक है। वैसे तो मैंने 1320 के पास भी बोला था, बट मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, मैडम अब ले लें क्या, क्यों 1320 पे क्यों नहीं लिया था। इसीलिए जस्ट वन स्टॉक दैट यू कैन वैल्यू इन्वेस्ट आज के डेट में, तो वो है रिलायंस। और दूसरा स्टॉक अगर आप ऐड करना चाहें, अच्छा रिलायंस इज नॉट लाइक निफ्टी एनी मोर, निफ्टी से दुगना वॉलेटाइल है। मैं स्टार्टिंग में स्टडी किया था उसको, राइट। तो समझ लीजिए निफ्टी अगर आपका 10% गिरेगा तो दिस विल गो डाउन बाय 20%। निफ्टी अगर आपका 10% रिकवर करेगा, दिस विल रिकवर मोर देन 20%, लाइक दैट। और दूसरा स्टॉक है भारतीय एयरटेल, जो कि आज आप खरीदारी के तौर पर लेके चल सकते हैं। दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं एंड ट्रस्ट मी पोर्टफोलियो में रखने लायक है। चलिए मैम, तो आज के आपके टॉपिक से रिलायंस और भारतीय एयरटेल। थैंक यू सो मच अंबाला मैम, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों को इतने अच्छे से गाइड किया। और ऐसे माहौल में आपके जैसे कहते हैं सेबी रजिस्टर्ड रिलायबल मार्केट एक्सपर्ट्स की बहुत जरूरत होती है। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच नेहा जी। मैम डिस्क्लेमर। यस, तो हमने बहुत सारे स्टॉक्स के विषय पर अपना व्यू रखा है, और सेम व्यू हमारे मेंबर्स या जहां पर भी हम लोग लाइव होते हैं वहां पर रखे जाते हैं। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर डिफरेंट एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसको समझते हुए काम करिए। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं, बट जब भी कभी कुछ ऐसे स्टॉक होंगे तो मैं इन बिटवीन द शो में बताऊंगी, बट विद इन द टाइम, मतलब एक कैप है ना कि आप 1% या 2% का, उसके अधीन ही है। सो नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बाकी एवरीथिंग इज डिसीजन कैसे लेना है उसके ऊपर आपको देखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू अंबाला मैम। और डीआरएस इनसाइट्स के सभी दर्शकों को भी थैंक यू फॉर वाचिंग अस टुडे। और मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूंगी कि अगर आपने डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप अभी तक नहीं ली है तो डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप ले लीजिए। ऐसे वक्त में सही समय पर सही सलाह बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप, और मेंबरशिप का लिंक आपको हमारे इनबॉक्स में पिंड कमेंट में मिल जाएगा। डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप अगर आप अपग्रेड करते हैं या लेते हैं तो आपको पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराया जाएगा एक्सपर्ट के द्वारा। तो सही समय पर सही सलाह का फायदा उठाइए और मार्केट एक्सपर्ट की राय को ही रखिए। और डीआरएस इनसाइट्स की सपोर्ट मेंबरशिप लीजिए तो सही समय पर सही सलाह मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।